नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की महारैली। इसमें विपक्षी नेताओं ने जबरदस्त तरीके से अपनी हुंकार भरी। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में पहला भाषण गोपाल राय का हुआ। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि एक पार्टी की सत्ता खतरनाक है, लोकतंत्र का दमन हो रहा है, बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर कई तरीके से निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी मैच फिक्सिंग करके जीतना चाह रहे चुनाव जैसे आरोपों के साथ अपनी भाषण को शुरू किए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को हिंदुस्तान की गरीब जनता के हाथ से छीनने के लिए ये मैच फिक्सिंग की जा रही है। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की रामलीला मैदान में आज जो महारैली हुई, उस महारैली में विपक्षी गठबंधन का नारा तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रहा। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रामलीला मैदान पहुंची। हालांकि अरविंद केजरीवाल के संदेश को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सबके बीच रखी। पीएम मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी के ऐसे आरोपों के साथ इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इंडिया गठबंधन की महारैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आजकल ईवीएम के मैच चल रहे हैं। आप सबने मैच फिक्सिंग शब्द सुना है। जब बेईमानी से अंपायर पर दबाव डालकर खिलाड़ियों को खरीद कर मैच जीता जाता है तो इसे मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया। पीएम मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 पार का नारा है वो बिना मैच फिक्सिंग के 80 पार नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सभी बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए। हमारे देश संसाधनों को बंद कर दिया गया। हमारे सारे संसाधनों को बंद कर दिया गया। ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। ये मैच फिक्सिंग पीएम मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक लक्ष्य है। आपके केजरीवाल शेर हैं, ऐसा कहना है सुनीता केजरीवाल का। विपक्षी गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री ने यह सही किया? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति हैं? क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? आपके केजरीवाल शेर हैं, ये ज़्यादा दिन तक आपको जेल में नहीं रख पाएंगे। हमारे संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया गया। कल्पना सोरेन की ओर से ऐसा कहा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने ऐसा कहा। मोदी जी प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने इस तरह से बोल के प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों ने पहली रैली पटना में की, दूसरी मुंबई और तीसरी दिल्ली में हो रही है। जिस हिसाब से देश को बांटने का काम किया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमें आपका साथ मिले। जो लोग नारा लगाते हैं कि अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि जनता ही मालिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग नारा लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुकी है। देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ का निजीकरण कर दिया। हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलेंगे तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, तो आप नेता से आपको घबराहट किस बात की, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। तो वहीं लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से ऐसा बयान आया है। शरद पवार ने कहा कि इस सरकार यानी केंद्र सरकार ने दिल्ली के सीएम, झारखंड के सीएम को गिरफ्तार किया और विभिन्न राज्यों के कई अन्य नेताओं को भी जेल में डाल दिया। यह कार्रवाई लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह मंच है अनेकता में एकता, विविधता में एकता, यह दर्शाने के लिए आज यह सभा आयोजित हुई है। तो इस तरह से कई नेताओं ने अपने अपने स्तर से अपनी बात रखे। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कर्म कांड में उलझ गए हैं। आगे बढ़ते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए ब्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की समिति की याचिका पर सुनवाई करेगी। हालांकि इसके पूर्व वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए ब्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ ही मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। 1991 में वाराणसी कोर्ट में दायर हुई थी याचिका। साल 1991 में याचिकाकर्ता स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी। PIC ने GST जांच के लिए दिशा निर्देश जारी किए। बड़ी कंपनियों के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी बताया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने केंद्रीय GST यानी CGST अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। GST के क्षेत्रीय अधिकारियों को अब किसी भी बड़े औद्योगिक घराने या प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अपने क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों की मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने पहली बार वस्तुओं या सेवाओं पर शुल्क लगाने के लिए भी क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों की मंजूरी लेनी होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने केंद्रीय GST यानी CGST के अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार जब एक करदाता की जांच राज्य GST और DGI अधिकारी कर रहे हैं तो प्रधान आयुक्त इस संभावना पर विचार करेंगे कि करदाता के संबंध में सभी मामलों को एक कार्यालय द्वारा आगे बढ़ाया जाए। दिशा निर्देशों में कर अधिकारियों के लिए जांच शुरू होने के 1 साल के भीतर जांच पूरी करने की समय सीमा भी तय की गई है। CBIC ने आगे कहा कि किसी सूचीबद्ध कंपनी या PSUs के संबंध में जांच शुरू करने या उनसे विवरण मांगने के लिए CGST अधिकारियों को इकाई के नामित अधिकारी को समन भेजने के बजाय आधिकारिक पत्र जारी करना चाहिए। बोर्ड ने कहा कि इस पत्र में जांच के कारणों का विवरण देना चाहिए और उचित समय अवधि के भीतर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करनी चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि कर अधिकारियों को करदाता से वह जानकारी नहीं मांगनी चाहिए जो GST पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन उपलब्ध है। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया कि प्रत्येक जांच प्रधान आयुक्त की मंजूरी के बाद ही शुरू की जानी चाहिए, ताकि हालांकि 4 श्रेणियों में जांच शुरू करने और कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त की लिखित में पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी। इन 4 श्रेणियों में किसी भी क्षेत्र, वस्तु, सेवा पर पहली बार कर या शुल्क लगाने की मांग करने वाली व्याख्या के मामले शामिल हैं। इसके अलावा बड़े औद्योगिक घराने, प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम से जुड़े मामले, संवेदनशील मामले या राष्ट्रीय महत्व के मामले और ऐसे मामले जो पहले से GST परिषद के समक्ष हैं, इसमें शामिल हैं। अमेरिका में भारतीयों पर हो रहे लगातार हमले को लेकर भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने अपनी चिंता व्यक्त की है। हाल ही में समाचार एजेंसी NI के साथ हुए एक साक्षात्कार में गारसेटी ने भारतीय छात्रों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को स्वीकारा। उन्होंने कहा, मैंने उन कुछ परिवारों से बात की जिन्होंने अपने ही बेटे या बेटी के साथ हुए इस त्रासदी का सामना किया है।
ग्रासिटी ने कहा, हम तो प्यार करते हैं, लेकिन कई ऐसे तत्व हैं जो इन्हें अलग नज़रिए से प्रोत्साहित कर देते हैं। अमेरिका में भारतीयों पर हो रहे लगातार हमले को लेकर भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को अधिक सतर्क रहने और उचित सुरक्षा सावधानी बरतने को कहा है। अमेरिकी दूत ने भारतीय छात्रों को सलाह दी है कि वह अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहे, जागरूकता के लिए परिसर के सुरक्षा संसाधनों का भी इस्तेमाल करें। आगे बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि यह बेहद दुखद है। हाल ही में समाचार एजेंसी एनआई के साथ साक्षात्कार के क्रम में उन्होंने कहा कि मैंने उन कुछ परिवारों से बात की जिन्होंने अपने ही बेटे या बेटी के साथ हुए त्रासदी का सामना भी किया। हमारा दिल दुखता है, हम न्याय के मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। गारसेटी ने कहा कि अगर किसी के माता पिता के बच्चे के साथ ऐसा होता है तो यह स्वीकार्य नहीं है। उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। गारसेटी ने छात्रों को सतर्क रहने और सुरक्षित पड़ोस से परिचित होने और दुनिया भर में यात्रियों को दी गई सलाह का पालन करने की सलाह दी। गारसेटी ने कहा, किसी भी तरह हम यात्रियों को तब देते हैं जब वे भारत जैसे स्थानों सहित दुनिया भर में यात्रा करते हैं। हम जानते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है। भारतीय छात्रों के लिए सलाह के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पहला कि अवैध नशीली दवाओं से दूरी बनाएं। दूसरा, छात्रों को अपनी जागरूकता का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, साथियों के साथ जुड़े रहे। 2024 के पहले 2 महीनों में हुई थी इतनी मौतें। जो 2024 के पहले 2 महीने में अलग अलग घटनाओं में कम से कम 5 भारतीय छात्रों की मौत की खबर है सामने आई है। मार्च में ही अमेरिका के क्लीवलैंड इलाके से एक 25 वर्षीय भारतीय छात्र लापता हो गया था, जिसके बाद उसके परिवार ने फिरौती कॉल मिलने के बाद विदेश मंत्रालय से उनके बेटे को खोजने का आग्रह किया था। तो यह था आज का मुख्य समाचार। इसी के साथ समाप्त होता है। नमस्कार।